सो हेलो एवरीवन। ये हमारा एक नया यूट्यूब चैनल है हमारा गुरुकुल। इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एनटीपीसी के लिए जो हमारा एग्ज़ाम प्रोबेबली जहाँ तक मे में कंडक्ट होगा, तो उसके लिए हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस मैथ्स और यदि आगे पॉसिबल हुआ तो रीजनिंग के लेक्चर भी कंडक्ट किए जाएंगे। जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि जीके जीएस का हम लोग लगभग जो होगा ना मिक्स रखेंगे, क्योंकि जीके जीएस ना सब्जेक्ट वाइज यदि हम पढ़ने जाएंगे तो हमारे पास अभी उतना टाइम नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज पढ़ने में हम लोग को जीएस में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जीएस के लिए ना लगभग 15 से 20 क्वेश्चन एक लेक्चर में कंडक्ट रहेंगे, और उसके अकॉर्डिंग उसकी एक्सप्लेनेशन रहेगी, जिसके ज़रिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा सिलेबस है ना उसको हम प्रॉपरली रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। और जो मैथ्स रहेगा ना, तो मैथ्स के हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग उसके लिए ना सब्जेक्ट वाइज क्लासेस चला दिए जाएंगे। क्योंकि मैथ्स ना तो सब्जेक्ट वाइज पहले उसका रिवीजन कर लो, फिर उसके बाद यदि एग्ज़ाम डेट आ जाएगी ना तो उसके बाद हम लोग मिक्स प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे। और रीजनिंग की यदि क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उसके लिए आपको बता दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा रीजनिंग क्लास स्टार्ट होने में थोड़ा भी टाइम लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा एनटीपीसी का सिलेबस है, सबसे पहले हम इसके बारे में समझते हैं। जैसा कि सभी लोगों को पता होगा कि एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होता है ना, 2 स्टेज वाला एग्ज़ाम होता है। एक कहलाता है सीबीटी 1 और एक कहलाता है सीबीटी 2। लेकिन इसका जो फॉर्मेट है ना, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं होता, क्योंकि सब्जेक्ट तीनों होते हैं। जैसे कि एक हो गया मैथ्स, एक हो गया रीजनिंग, एक हो गया जीएस। इसमें मैथ्स क्या होती है कि 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 30 नंबर के होते हैं, और रीजनिंग क्या होती है, जो 30 क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो भी 30 नंबर के होते हैं, और जीएस इसमें क्या रहती है कि 40 क्वेश्चन पूछ जाते हैं और 40 मार्क्स के रहते हैं। आपके लिए मैं एक बात बता दूं ना कि मैथ्स और रीजनिंग ये लगभग 90% बच्चे इसको बना देते हैं, लेकिन जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है ना, वो जीएस करता है। तो इसलिए ना जीएस करता है। और इसके अलावा क्या है कि जीएस का जो सिलेबस है ना बहुत ज़्यादा वास्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा लंबा है। तो इसके लिए लगभग हमको 8 से 10 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। इसलिए हम इसके लिए क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट वाइज नहीं रख के इसको मिक्स रखेंगे, और मिक्स में जो हमारा क्वेश्चन रहेंगे ना, उसके जरिए हम बहुत ज़्यादा रिविजन कर लेंगे। तो इसमें क्या रहता है, जो टोटल टाइम मिलता है वो हमको 90 मिनट मिलता है। इसके जो मार्क्स रहते हैं वो रहते हैं 100 नंबर, यानी 100 मार्क्स। इसके अलावा इसकी निगेटिव मार्किंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो निगेटिव मार्किंग रहती है ना वो तो 1/3 रहती है, जबकि एसएससी के एग्जाम होगा इसमें 1/4 रहती है। तो इसलिए ना हमको यहाँ पे ज़्यादा तुक्काबाजी वाला गेम नहीं खेलना होगा, खासकर जीएस में। मैथ और रीजनिंग में तुमसे जितने क्वेश्चन बन रहे हैं ना उतने अटैम्प्ट कर दो, लेकिन जीएस में ना जितने तुम्हारे एग्जैक्ट आ रहे हैं, यदि एक दो ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद तुम एक दो ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हो, तो फिर उस पे तुक्कापन चांस ले सकते हैं, वरना मेरे अकॉर्डिंग तो मत करना। फिर देखते हैं सीबीटी 2। तो सीबीटी 2 में ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। जैसे सीबीटी 2 में क्या हो जाता है, सबसे पहले उधर 30 क्वेश्चन थे, इधर 35 क्वेश्चन मैथ्स के हो जाएंगे, इधर 35 क्वेश्चन रीजनिंग के हो जाएंगे, और उधर जो 40 क्वेश्चन था जीएस का, इधर क्या हो जाएगा 50 क्वेश्चन। इसमें भी टोटल टाइम तुमको 90 मिनट्स मिलेंगे। इसमें मार्क्स कितना हो जाएगा 120, और जबकि इसके इधर भी नेगेटिव मार्किंग कितनी है 1/3। तो जो हमारा सिलेक्शन में जो हमारा मतलब इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा ना, वो होगा हमारा जीएस। तो इसके लिए हमको जीएस के लिए ना बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा हमको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली यानी कि टाइम टू टाइम रिवीजन भी करना पड़ेगा। एक काम करना, जैसे कि जो हमारे प्रैक्टिस सेट चलेंगे ना, तो उसको आप लोग क्या करना कि एक शॉर्ट नोट्स बना लेना। अब शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं है कि जैसे मैंने मान लो एक लेक्चर में 15 से 20 क्वेश्चन कराए, तो आप लोगों ने क्या किया कि 15 से 20 क्वेश्चन का टोटल एक्सप्लेनेशन लिख दिया। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से आप लोगों की केवल कॉपी भरी जाएंगी, उससे आप लोगों को ज़्यादा मतलब मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो आप लोगों के लिए क्या करना है कि आपसे जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, या फिर जो पॉइंट आपको नहीं पता है जो मैं बताऊंगा, तो आपको केवल उस पॉइंट को नोट करना है। इससे क्या होगा कि जो लगभग जो सीरीज चलेगी उसमें 20 लेक्चर के आप आसपास से ट्राई करेंगे, और यदि नहीं होंगे सिलेबस 20 लेक्चर में कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो 20 के बाद भी हम लोग लेक्चर कंडक्ट करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि आपके ना 20 लेक्चर के ना लगभग 20 पेज के नोट्स बनने चाहिए, ताकि जब आपका रिवीजन जब जब ताकि जब आपका एग्ज़ाम आए ना, तो आपको रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो एक और हमने इस स्लाइड बनाई है, जिसमें हमने क्या किया है कि जैसे जीएस है ना, तो जीएस में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। जीएस में ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट को जो सब्जेक्ट है ना वो होता है स्टैटिक। क्योंकि स्टैटिक से ना आजकल हर एग्ज़ाम, जो एसएससी ले लो, व्यापम ले लो, रेलवे ले लो, या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम से ले लो अपने स्टेट का, तो इसमें जीएस से हमेशा नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा आने लगे हैं। इसके अलावा जो ज्योग्राफी है ना, भूगोल, इससे 6 से 7 क्वेश्चन। इसके अलावा हिस्ट्री में क्या हो जाएगा 6 से 7 क्वेश्चन। साइंस के भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन। साइंस के क्वेश्चन थोड़ी मेरे अकॉर्डिंग और बढ़ा लो, क्योंकि इसमें ना 7 से 8 क्वेश्चन साइंस कम से कम आएगी। इसके अलावा क्या आएगा पॉलिटी। तो पॉलिटी में 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर्स, देखो जो पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग यदि करंट अफेयर्स देखा जाए तो 3 से 4 ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं,
लेकिन जो अभी हाल ही में रेलवे के द्वारा कुछ एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए, जैसे RPF, SI अंडर कांस्टेबल, RRB JE, लोको पायलट, ALP, तो इसमें क्या देखा गया कि इसमें करंट अफेयर्स के मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे गए। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कंप्यूटर के 2 से 3। कंप्यूटर भी एक अहम सब्जेक्ट रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर को हम स्किप नहीं कर सकते हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि कंप्यूटर को स्किप करके चले जाते हैं और उधर 1 या 2 क्वेश्चन कंप्यूटर का मिलेगा ही मिलेगा। और इससे ना एक एक नंबर से आजकल इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया कि एक एक नंबर यानी कि पॉइंट से बच्चा अपनी मेरिट से आने में चूक रहा है। तो आई थिंक आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी, क्या कैसा शेड्यूल रहेगा, इसकी जानकारी आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ट्राई करेंगे लगभग हर एक दिन में एक आध लेक्चर आप लोगों के लिए अपलोड किया जाए। लेकिन यदि किसी के दिन या फिर कोई रीज़न आ जाएगा, कारणवश आपका लेक्चर अपलोड नहीं हो पाता है, तो ट्राई करेंगे कि 2 दिन में कम से कम एक लेक्चर आपको दिया जाए। क्योंकि अभी मेरे को लग रहा है कि विद इन अ मंथ, आई थिंक मई के मिड में मान सकते हैं कि एग्ज़ाम होने की संभावना है। देखते हैं क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि डोलू कुनीता किस राज्य का लोक नृत्य है? डोलू कुनीता इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? तो डोलू कुनीता कहाँ का है? तो मेरे को लग रहा है कि आप में से बहुत लोगों को ये पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा, कर्नाटक। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि इसका आंसर टिक किया और इसके आगे बढ़ गए। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जितना भी हमारा मतलब कि जितना भी ऑप्शन दिया हुआ ना, हम उसके जिससे रिलेटेड हम जितने फैक्ट जानते हैं हम उसको जानेंगे। जैसे कि कर्नाटक, इधर हम कर्नाटक को शॉर्ट में लिखते हैं। तो कर्नाटक का हमने एक पढ़ा है डोलू कुनीता। इसके अलावा एक आता है यहाँ पे यक्षगान। इसके अलावा एक आता है इधर वीरगासे। एक हो गया यक्षगान, एक हो गया वीरगासे। इसके अलावा वीरगासे होता है ना, जो होता है वीरगासे होता है दशहरा के टाइम पे होता है, दशहरा। इसके अलावा जो हमारा दूसरा ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, दूसरा ऑप्शन में दिया गया था असम। तो असम में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं तो जानते हैं। असम में सबसे पहले होता है बिहू। बिहू, और बिहू 3 प्रकार का होता है। बिहू 3 प्रकार का कौन कौन सा होता है? एक होता है रंगोली, रंगोली बिहू, रंगोली बिहू। इसके अलावा एक होता है तुम्हारा भोगाली बिहू, भोगाली। इसके अलावा एक होता है तुम्हारा कोंकाली बिहू। तो इसको याद रख लेना, क्योंकि आजकल ना एग्जाम टाइप वाइज भी पूछने लगा। चलिए देखते हैं अगला ऑप्शन हमारे लिए क्या दिया। तो अगला ऑप्शन था हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बारे में देखते हैं कि क्या क्या दिया है। छत्तीसगढ़ यानी कि CG। छत्तीसगढ़ का सबसे पहले रहता है कर्मा, सैला, सुगा, एक और रहता है सजनी। अब इसमें से बहुत से लोग ना MP के बच्चे इसको देख रहे होंगे, तो वो बोलेंगे कि ये लोक नृत्य ना तो हमारे MP में परफॉर्म किए जाते हैं। देखो भाई, जो बात है ना कि छत्तीसगढ़ ना MP से मिलकर बना होता है। तो जो बॉर्डर पर रहते हैं, जैसे कि बिहार हो गया, झारखंड हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना, तो इसमें क्या रहेंगे, बहुत से जो अपने फोक डांस होंगे ना, या फिर बहुत सी जो जनजाति वगैरह के जो भी नृत्य होंगे ना, तो वो मतलब मैच करेंगे। अगला आता है इधर पे पांडवानी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पांडवानी। और पांडवानी की जो मैन है ना, उनका नाम है तीजन बाई। उनका नाम क्या है? तीजन बाई। इनका नाम याद रख लेना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। इसके अलावा एक इधर आता है राउत नाचा, राउत नाचा। देखते हैं अगला ऑप्शन क्या दिया था। अगला ऑप्शन दिया हुआ था वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल का सबसे पहले क्या रहता है? गंभीरा, गंभीरा। एक रहता है बाउल, बाउल। और एक इधर आता है पुरुलिया छऊ, पुरुलिया छऊ। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे ना कि जो भी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन मिलेंगे, हम 4 का बाकायदा एक्सप्लेनेशन करेंगे, और इसमें इसी का होगा कि हमारा मोस्टली टॉपिक कवर हो जाएगा। यहाँ पे हमको ना नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से मतलब नहीं रहना चाहिए। हम यहाँ पे एक रिवीजन करने के लिए आए हैं। बस हमारा एक प्रॉफिट होना चाहिए कि इधर से कुछ सीखे ना तो हमको उसमें एग्जाम में बेनिफिट मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस देश ने 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है? विच कंट्री हैज़ होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम्स 5 टाइम्स? तो देखो, जैसे आप लोगों को पता होगी राष्ट्रमंडल खेल क्या होता है। राष्ट्रमंडल खेल होता है जो अपना ब्रिटेन था ना, तो ब्रिटेन के जितने भी देश गुलाम थे ना, तो उनके बीच में जो गेम्स होते हैं उनको हम कॉमनवेल्थ गेम कहते हैं। तो जो इसका आंसर होगा ना, 5 बार, सबसे ज़्यादा 5 बार ऑस्ट्रेलिया ने मेजबानी की है। अब देखो, कॉमनवेल्थ से रिलेटेड हम कुछ फैक्ट जानते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स यहाँ देखो, सबसे पहले क्या था, कॉमनवेल्थ जो स्टार्ट हुआ था ना, वो तो 1930 में। ये कहाँ हुआ था? कनाडा में। कनाडा की भी एक जगह है हैमिल्टन, कनाडा में भी जगह है हैमिल्टन। देखो, इसके अलावा जो हमारा सेकंड लास्ट जो हुआ था वो हुआ था 2022 में।
ये हुआ था इंग्लैंड के बर्मिंघम में, इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि हम लोगों को टोटल 61 मेडल मिले हुए थे, 61 मेडल मिले थे, जिसमें से 22 गोल्ड थे। इसके अलावा क्या है कि जो अगला कॉमनवेल्थ गेम होगा ना, वो होगा 2026 में। और ये कहाँ होने वाला था? ये होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इसकी होस्टिंग मतलब राइट लेने से मना कर दिया कि हम लोग इसको होस्ट नहीं करेंगे। तो इसके अलावा जो होगा ना, अब होगा ग्लासगो में, ये होगा ग्लासगो में। अब देखो, सबसे ज़्यादा बार होस्ट किया वो हुआ ऑस्ट्रेलिया में 5 बार। अब इधर से क्वेश्चन बनता है कि क्या कभी कॉमनवेल्थ जो गेम्स है ना, वो हमारे भारत में होस्ट हुए हैं? तो भारत में एक बार कॉमनवेल्थ गेम होस्ट हुए थे, वो हुए थे 2010 में। 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम होस्ट हुए थे, तो इसमें जो भारत की रैंक थी ना, वो थी 19, और इसमें हमने टोटल पदक जीते थे 101। तो इस तरह से इधर से क्वेश्चंस बनते हैं। और कॉमनवेल्थ से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन और रखेंगे, जिससे हमारा क्या रहेगा कि कॉमनवेल्थ से रिलेटेड जितने भी फैक्ट रहेंगे ना, उसको हम कवर कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता में खोजा गया पहला स्थान कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो देखो, सबसे पहले 1921 में क्या हुआ था कि जो हमारे दयाराम साहनी थे, उन्होंने क्या करा था कि हड़प्पा की खोज की थी। 1921 में क्या हुआ था? 1921 में दयाराम साहनी ने क्या किया था कि हड़प्पा की खोज की थी, हड़प्पा। इसके अलावा 1922 में क्या होता है? राखालदास बनर्जी ने किसकी खोज की थी? मोहनजोदड़ो। इसके अलावा ऑप्शन में क्या दिया था? ऑप्शन में एक और था, ऑप्शन में लोथल। तो लोथल की खोज किसने की थी? लोथल की खोज किसने की थी? लोथल सबसे पहले आता कहाँ है? लोथल आता है गुजरात में, और ये दोनों आते हैं पाकिस्तान में। तो गुजरात में आता है लोथल। लोथल की खोज की थी रंगनाथ राव। इसके अलावा ऑप्शन में था कालीबंगा। तो कालीबंगा की जो खोज की थी ना, तो वो की थी अमलानंद घोष। और ये आता है राजस्थान में। कहीं कहीं सतलज नदी मिलती है इसकी, सतलज, वो कहीं कहीं घग्गर। दो में से जो भी ऑप्शन में दिखे ना, उसका आंसर लगा देना। इसके अलावा जो हमारे ऑप्शन में दिए हुए थे, जैसा कि एक ऑप्शन में था हड़प्पा। तो हड़प्पा किस नदी पे आता है? तो हड़प्पा आता है रावी नदी पे। मोहनजोदड़ो आता है सिंधु नदी पे। लोथल आता है भोगवा नदी पे। और कालीबंगा आता है सतलुज या फिर घग्गर नदी पे। एक काम करते हैं कि जो इसकी ना ईस्ट वेस्ट वाली साइड पूछी जाती है ना, उसको भी एक पेज में कवर कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता यदि कहीं भी पूछे जाए ना, तो इसका आकार क्या बोला जाता है? त्रिभुजाकार। कहीं कहीं त्रिभुजाकार। यदि त्रिभुजाकार ऑप्शन में नहीं मिला तो वो आयताकार हो जाएगा। सबसे ऊपर आता है मांडा, उत्तरी। दक्षिणी आता है दैमाबाद। और जो मतलब वेस्टर्न होता है, वो आता है सुतकांगेडोर। जो अपना पूर्व में आता है ना, वो था आलमगीरपुर। ये आता है जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद आता है लगभग महाराष्ट्र में। सुतकांगेडोर आता है अपना सिंध वाली क्षेत्र में। जो आलमगीरपुर आता है वो आता है यूपी वाली क्षेत्र। अब इसकी रिवर और देख लो, जो मांडा है वो चिनाब नदी पे। जो दैमाबाद है आता है प्रवरा किसकी सहायक नदी है? वो गोदावरी की। तो इधर कहीं कहीं गोदावरी मिल जाता है। इसके अलावा जो सुतकांगेडोर आता है वो आता है दास्क नदी पे। जो आलमगीरपुर आता है वो आता है हिंडन नदी पे। तो जो ये वाली स्लाइड है ना, इससे इसकी साइड से हमेशा क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी साइड सिंधु सभ्यता की उत्तरी है, या फिर दक्षिणी, या फिर पश्चिमी, या फिर पूर्वी है। तो इसको माइंड मैप क्या करना कि एक दो बार इसको ब्लैंक पेज पे बना लेना, तो इससे चीज़ें याद हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में वैदिक काल की अवधि क्या है? तो व्हाट इज द वैदिक पीरियड इन इंडिया? देखो, सिंधु सभ्यता के बाद जो स्टार्ट होता है वो होता है वैदिक पीरियड। और जो वैदिक पीरियड की भारत में माना जाता है, वो माना जाता है 1500 से 500 BC। चलिए इसको भी आगे डिस्कस करते हैं। जैसे कि जो था वैदिक काल,
वैदिक काल। तो वैदिक काल को ना हम दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक आता है तुम्हारा ऋग वैदिक काल, एक आता है ऋग वैदिक काल, और एक आता है उत्तर वैदिक काल, एक आता है उत्तर वैदिक काल। इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो माना जाता है 1500 से 1000, और जो इसका माना जाता है वो माना जाता है 1000 से 500 या फिर 600, कहीं कहीं लिखा रहता है। इसका सबसे पहले बनता है कि जो वैदिक काल है ना, इसकी जानकारी के सबसे बड़े बड़े स्रोत कौन से हैं। तो इसका सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है वो माना जाता है वेद। तो वेद हमारे कितने हैं? 4 वेद होते हैं। सबसे पहले आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद, जो ऋग्वेद की रचना हुई थी वो थी ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वेद में टोटल कितने? 10 मंडल हैं, 10 मंडल। इसमें क्या है? 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त, लगभग 6000 इसमें ऋचाएँ हैं, 6000 इसमें ऋचाएँ हैं। अब जो है ना, इसके मंडल से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। मंडल से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला मंडल से पहला क्वेश्चन बनने का थर्ड। जो तीसरा मंडल है ना, तो तीसरा मंडल में विश्वामित्र, तीसरे मंडल में विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की है, इसका वर्णन मिलता है, गायत्री मंत्र। इसके अलावा जो सातवां मंडल आता है ना, सातवें मंडल में क्या मिलती है? इसमें मिलती है दश राग युद्ध के बारे में, दश राग युद्ध के बारे में, जो परुषणी यानी कि जिसका वर्तमान में नाम क्या है? रावी नदी के तट पे लड़ा गया था। एक किस किस के बीच में लड़ा गया था? इसमें लड़ा गया था राजा सुदास और उनके सामने 10 अन्य कबीलों के राजा थे, और इसमें जो जीत हुई थी वो हुई थी राजा सुदास की। इसके अलावा जो एक और मंडल आता है इंपोर्टेंट वाला, वो होता है नौवां मंडल। नौवां मंडल क्या होता है? सोम देवता, इसमें सोम देवता को समर्पित है। इसके अलावा जो 10वां मंडल आता है ना, इसमें एक मिलता है पुरुष सूक्त। और इधर से ही माना जाता है कि जो वर्ण व्यवस्था है ना, वो इसी में मतलब मेंशन की गई है। वर्ण व्यवस्था का जो स्रोत है ना, वो ऋग्वेद का 10वां मंडल है। इसके अलावा जो 3 वेद थे, ऋग्वेद के बाद आता है यजुर्वेद। ऋग्वेद के बाद क्या आता है? यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में हमको क्या देखना पड़ेगा? यजुर्वेद एकमात्र वेद है जो क्या होता है कि गद्य एवं पद्य, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। इसके 2 टाइप होते हैं, एक कहलाता है शुक्ल यजुर्वेद और एक कहलाता है कृष्ण यजुर्वेद। इसके अलावा जो यजुर्वेद है ना, इसमें हमको क्या? पशु बलि एवं यज्ञ, इनकी जानकारी मिलती है। जो हमारा नेक्स्ट है वो है सामवेद। सामवेद में क्या होता है कि सामवेद भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, भारतीय संगीत का जनक। इसके अलावा लास्ट है अथर्ववेद, लास्ट है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में क्या रहता है? अथर्ववेद में जितने भी कर्मकांड है, कर्मकांड यानी कि जादू टोना, इन सब की जानकारी हमको किससे मिलेगी? अथर्ववेद। तो इस तरह से जो 4 वेद है ना, इनसे भी कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा इसके कुछ उपवेद होते हैं, इसके अलावा इसके कुछ ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, वो हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भगवान महावीर का वास्तविक नाम क्या था? व्हाट इज द रियल नेम ऑफ लॉर्ड महावीर? इधर से क्या बनेगा? भगवान महावीर का, इसमें देखो इधर आएगा जैन धर्म। जैन धर्म में टोटल कितने? 24 तीर्थंकर हुए। पहले कौन थे? ऋषभ देव। इन्हीं को कहीं कहीं पे आदिनाथ बोलते हैं, आदिनाथ। इसमें देखो पहले एक ऋषभदेव इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो 23 में हुए थे वो थे पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ ने क्या दिया था? जो जैन धर्म के ना 5 सबसे बड़ी पंच महाव्रत बोला जाता है, उसमें से 4 पार्श्वनाथ ने दिए थे। 4 कौन कौन से? सबसे पहले था सत्य, दूसरा क्या था? अहिंसा, सत्य अहिंसा अस्तेय, एक था अपरिग्रह। तो इनका कभी कभी एग्जाम में मतलब भी पूछ लेता है। सत्य क्या होता है कि हमेशा सत्य बोलो। अहिंसा का मतलब क्या होता है कि कभी कभी दूसरे जो होते हैं ना, पशु हो गए या फिर दूसरे इंसान हो गए, तो उनकी हत्या मत करो। तीसरा होता है आस्ते का मतलब होता है चोरी नहीं करना,
चोरी नहीं करना है। इसके अलावा अपरिग्रह का मतलब क्या होता है कि धन एकत्र नहीं करना है, धन एकत्र नहीं करना। इसके अलावा जो अगला आएगा ना ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य कौन ऐड करेंगे, वो करेंगे महावीर स्वामी। अब हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी क्या थे, जो जैन धर्म थे ना उनके 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ये क्या थे, 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, 24वें अंतिम। जो इनका सिंबल था ना वो था लायन, यानी कि शेर। भगवान जो महावीर स्वामी थे ना, तो इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। और इनकी जो माता का नाम था, इनकी माता का नाम था त्रिशला। और इनकी जो पत्नी का नाम था यशोदा। और जो इनके बचपन का नाम था वो था वर्धमान। तो जो हमारा क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन दिया हुआ था कि भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था या फिर वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम था वर्धमान। तो इस तरह से जैन धर्म पढ़ा ना, इस तरह से इनके कुछ जैन धर्म की कुछ सभाएं भी हुई, जैसे कि जो बौद्ध धर्म की हुई थी ना। तो एक काम करेंगे, आज के लेक्चर में इसको डिस्कस नहीं करते क्योंकि फिर लेक्चर लेंदी हो जाएगा, तो उसको अगले कुछ लेक्चर में रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज़ द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट। अब देखो कई बार ना हमको ना क्वेश्चन को हल करने के लिए हमको नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस की ज़रूरत होती है। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिखाया गया, इसमें क्या पूछा गया हमारे लिए, मौलिक कर्तव्य। और इधर जो मौलिक कर्तव्य है ना, मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड इधर केवल एक आर्टिकल दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 51A। जो आर्टिकल 52 है ना, इसमें बोला गया कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जो आर्टिकल 55 दिया है, इसमें मतलब जो राष्ट्रपति के मतलब इलेक्शन की मेथड के बारे में बताया गया। जो आर्टिकल 48 दिया गया है डीपीएसपी से रिलेटेड है, और इसमें भी लगभग प्राकृतिक यानी कि पर्यावरण संरक्षण की बात करी गई। लेकिन इधर पे हमसे क्या पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य, इसलिए हम इसका जो आंसर है ना ए टिक करेंगे, नहीं तो इसका आंसर डी भी हो सकता था यदि वो डीपीएसपी बोलता। चलिए सबसे पहले हम मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। सबसे पहले तो क्या था कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य थे ना, सबसे पहले जो हमारा संविधान बना था ना, तो ओरिजिन में संविधान में नहीं थे। जो हुआ था ये हुआ था 42वां यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये हुआ था 1976। और किसकी समिति के आधार पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 10 मौलिक कर्तव्य यानी कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई थी 1976 में। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमारे पास टोटल कितनी है, 11। तो 11वीं कब जोड़ी गई, इसको जोड़ा गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002। हाँ, इसमें क्या जोड़ा गया था, 11। इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य ये बोलता है कि जो हमारे पेरेंट्स रहते हैं ना, उनको अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उनका वो मौलिक कर्तव्य रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया होगा कि भारत के संविधान में कौन सा केंद्रीय बजट को वार्षिक वितरण के रूप में संदर्भित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द यूनियन बजट एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें हम लोगों को एक फैक्ट जानना पड़ता है, कभी कभी हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भारत के संविधान में बजट कहाँ है, लेकिन हमारे संविधान में बजट का कोई जिक्र नहीं है। बजट की जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण मिलता है, और ये मिलता है हमारे पास आर्टिकल नंबर 112। इसमें ब्लैक पेन इसमें नहीं चल रहा है, तो इसमें टिक कर लेना आर्टिकल 112। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बताता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाएगा। Which of the following articles of the Constitution of India states that the state shall take steps to organize village panchayats? इधर से क्वेश्चन बन रहा है हमारे डीपीएसपी के बारे में, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सबसे पहले इसको हमारे लिए पता होना चाहिए कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। और इसमें जो आर्टिकल नंबर 40 रहता है ना, तो ये हमारे लिए किसमें, ग्राम पंचायत के बारे में बताता है। इसका जो आर्टिकल नंबर 42 है ना, यानी कि 42वां आर्टिकल ना, तो इसमें हमारे लिए मैटरनिटी लीव यानी कि प्रसूति सहायता की जानकारी इसमें। इसके अलावा जो आर्टिकल 41 है, इसमें क्या होता है, काम का अधिकार।
जो आर्टिकल नंबर 43 ना, इसमें निर्वाह मजदूरी, यानी कि तुमको एक ऐसी मजदूरी दी जाएगी जिससे तुम्हारा जीवन यापन हो सके, निर्वाह मजदूरी। इसके अलावा क्या देखते हैं कि जो डीपीएसपी ना, उसमें अदर इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, जैसे कि एक आता है 44th। तो 44th में क्या दिया हुआ है, एक समान नागरिक संहिता। जो 45 है, इसमें क्या दिया गया है, 0 से 6 बच्चों के लिए शिक्षा। जो आर्टिकल नंबर 7 है, 47, इसमें दिया गया है स्वास्थ्य के बारे में, जो आर्टिकल नंबर 50 है ना, ये क्या बोलता है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, इसके अलावा जो अगला आर्टिकल आता है वो आता है 51। ये बोलता है अंतर्राष्ट्रीय शांति। जो आर्टिकल नंबर 49 है, ये बोलता है राष्ट्रीय स्मारकों व सांस्कृतिक विरासत की रक्षा। जो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स है ना, इसमें एक मेन डिफरेंस ये होता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है ना, उसके लिए गवर्नमेंट बाध्यकारी रहेगी, लेकिन जो डीपीएसपी ना, वो गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है उसको मतलब लागू करना है या फिर नहीं करना। और यदि हमारे फंडामेंटल राइट्स का मतलब वायलेशन हो रहा है तो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी के लिए हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह स्थलीय ग्रह नहीं है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। तो आप लोगों को पता होगा ना कि जो ग्रह है इसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है टेरेस्ट्रियल, एक होता है जोबियन, या फिर इसको हिंदी में बोल देते हैं, एक होता है स्थलीय ग्रह और दूसरा रहता है गैसीय। तो देखो, सबसे पहले क्या आता है, बुध, फिर आता है शुक्र, फिर आता है पृथ्वी, फिर आता है मंगल। तो इसको क्या बोलते हैं, इन चारों को बोलते हैं हम स्थलीय ग्रह। जबकि मंगल के बाद जो 4 ग्रह हैं, जैसे कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यानी कि इनको हम क्या बोलते हैं, गैसियस प्लेनेट। तो क्या बोलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय ग्रह नहीं है, तो इसमें से कौन सा हमारा स्थलीय ग्रह नहीं होगा, वो होगा यूरेनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया होगा कि बिग बैंग थ्योरी किस बारे में है, व्हाट इज द बिग बैंग थ्योरी अबाउट। तो बिग बैंग थ्योरी, देखो सबसे पहले इसको किसने दिया था, इसको दिया था जॉर्ज लेमेंत्रे। तो जो बिग बैंग थ्योरी ना, इससे रिलेटेड है ब्रह्मांड की ओरिजिन से। इसका माना जाता है कि जो आज से 13.8 अरब साल पहले क्या हुआ कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। इसमें क्या बोला जाता है कि जो जॉर्ज लेमेंत्रे हैं, इन्होंने क्या बोला कि आज से 13.8 अरब वर्ष पहले क्या था कि जो हमारा जो ब्रह्मांड है ना, इसका जो पूरा द्रव्यमान क्या था, एक छोटे से बिंदु पे केंद्रित था। पूरे ब्रह्मांड का द्रव्यमान एक छोटे से बिंदु पे केंद्रित था, और उसमें एक टाइम के बाद विस्फोट हुआ, जिससे क्या हुआ कि जो द्रव्यमान था वो बिखर गया। और जो द्रव्यमान बिखरा वो आज हमारे जो जैसे हमारे ब्रह्मांड में क्या क्या है, आकाशगंगा हो गई, मिल्की वे हो गई, इसके अलावा ग्रह हो गए, तारे हो गए, इसके अलावा हाँ, जैसे बहुत सारे गैसें, जैसे बहुत सारे उल्कापिंड हो गए, धूमकेतु हो गए, ये सब क्या बना है, इसी से बना है। तो जो हमारी बिग बैंग थ्योरी है ना, वो इसी से रिलेटेड है कि ब्रह्मांड। और एक और बनता है क्वेश्चन कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। इधर से ये भी एक वन लाइनर फैक्ट है, तो इसका इधर भी क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, यानी कि द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। ये कुछ नहीं, एक फैक्ट ही है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। इसकी जो हमारी दूरी है ना, वो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। कहीं कहीं ये 147 और कहीं कहीं पे 151। तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, जो हमारे 150 के आसपास ऑप्शन होगा उस पर हम टिक करेंगे। चलिए देखते हैं कि जैसे हमारा सूर्य हो गया, और सूर्य से कौन कौन से ग्रह कितनी दूर है, इसका ऑर्डर आता है। सबसे पहले ये क्या हुआ, सूर्य, इसके बाद कहाँ आएगा, बुध, फिर कहाँ आएगा, शुक्र, बुध शुक्र, फिर कहाँ आएगा, पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी, फिर आ जाएगा मंगल, फिर आ जाएगा
बृहस्पति, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, फिर आ जाएगा शनि, फिर आएगा अरुण और लास्ट में आ जाएगा वरुण। तो इसको ऑर्डर भी याद रख लेना, कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है कि सूर्य से दूरी के संबंध में निम्नलिखित ग्रहों को ऑर्डर के हिसाब से अरेंज कीजिए। इसके अलावा इसमें एक फैक्ट और दिया हुआ, एक फैक्ट और होगा कि जो है ना, जैसे ये दिया हुआ है, तो ये सबके जो जितने भी अपने ग्रह हैं ना, तो सबकी डिस्टेंस दी हुई है, इसको याद मत करना क्योंकि सबकी तो नहीं पूछी जाती, ये आपके नॉलेज के लिए इसको ऐड किया गया है। इसके अलावा एक और बनता है कि हाँ, सौर की जो होता है ना, उसका आकार, मतलब हमारे सौरमंडल है ना, तो उसका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह बनता है बृहस्पति, फिर बनता है शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। पृथ्वी हमारा कितना 5वें नंबर पे आता है। तो इसको याद कर लेना, इसका एक डिस्टेंस का ऑर्डर और दूसरा इनका मास का ऑर्डर, इसको याद ही कर लेना क्योंकि इधर से एग्जाम क्वेश्चन हमेशा बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया होगा कि बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? व्हाट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ बनैन ट्री? देखो ऐसे क्वेश्चन पे ना हम ऐसे नहीं कर सकते कि जैसे मान लो बरगद के पेड़ का यदि हमसे वनस्पतिक नाम पूछने लगा तो कल हमने एक किताब उठाई और उसमें 150 वनस्पतिक नाम हम याद करने लगे, क्योंकि ये पॉसिबल भी नहीं है। आज तो तुम याद कर लोगे लेकिन आज से तुमको 10 दिन के बाद ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो जैसे फैक्ट वाइज कुछ क्वेश्चन बनते हैं ना, तो उसको हम डालते रहेंगे। और जितने भी क्वेश्चन हम इस सीरीज में कराएं तो उसको एक बार ज़रूर याद करने की कोशिश करना, क्योंकि इसको तो याद कर लेना, क्योंकि हम 150 नाम तो याद वो किसी को भी नहीं होंगे, लेकिन जो 4, 5 या 10 नाम होंगे ना तो वो सबको याद हो जाएंगे। तो बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या होता है? इसका होता था फाइकस बेंगेंगलेसिस। और इसके अलावा जैसे कि आम का सबको पता है मैग्नीफेरिका इंडिका। इसके अलावा एक मछली होती है महासीरा, उसका होता है टॉर्प्यूटिटोरा। इसके अलावा एक लिली का पौधा होता है, उसका होता है लिलियम कैंडिडम। और हाँ, एक होता है हिरण, उसका होता है रूसर्बस डुबाउसली। तो एक काम करेंगे, हम आगे के क्वेश्चन पे इसको रख देंगे, बाकी इस पर उतना ज़्यादा मतलब मेंटली हैवी मत होना कि हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना 1-2 आते हैं और 1-2 हर एग्जाम में उठ पटांग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। तो हाउ डिड रॉबर्ट हुक डिस्कवर द सेल? मतलब कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस तरह से की थी? तो इसके ऑप्शन दिए गए कॉर्क के अवलोकन से, इसके अलावा क्या दिया गया पेड़ पत्तों के अवलोकन से, खून अवलोकन से, प्लाज्मा का छिलका देखने से। तो इसका आंसर आएगा वो हो जाएगा फ्रॉम कॉर्क ऑब्जर्वेशन। तो जो रॉबर्ट हुक थे ना, इन्होंने क्या किया था कि 1665 में कोशिका यानी कि सेल, सबसे पहले तो सेल क्या होती है? सेल हमारे क्या होती है, ह्यूमन बॉडी की ना स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। मतलब बहुत सारी सेल मिलकर क्या बनाती हैं, ऊतक यानी कि टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, अंग। और अंग से क्या मिलता है, हमारा ऑर्गन सिस्टम, मतलब अंग प्रणाली। और उस जो ऑर्गन सिस्टम से मिलकर हमारा क्या बनता है, बॉडी। तो सबसे पहले क्या होता है कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक कोशिका की खोज की थी, लेकिन इन्होंने क्या एक डेड सेल की खोज की थी। इन्होंने क्या किया था कि एक डेड सेल की खोज की थी, डेड सेल। फिर आए थे 1674 में, वो उनका नाम था एंटोनी एंटोनी बॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी बॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने क्या करा था कि माइक्रोस्कोप से जीवित कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका यानी कि लिविंग सेल की खोज की थी। तो इधर से इसका क्वेश्चन अलग बनता है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका के पिता वही बोले जाते हैं, लेकिन इधर से अलग से क्वेश्चन मेंशन होगा कि लिविंग सेल की खोज किसने की थी। तो लिविंग सेल की खोज की थी, वो की थी अपने एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, बेरीबेरी एक रोग है जो डैश की कमी के कारण होता है। बेरीबेरी इज अ डिसीज कॉज्ड बाई डेफिशिएंसी ऑफ देखो, जब भी हम साइंस की बात करते हैं ना, तो साइंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बायोलॉजी। और बायोलॉजी में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे डिसीज़। और डिसीज़ में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा विटामिन। तो विटामिन को हमेशा पढ़ के जाना, इसको किसी भी एग्जाम में स्किप मत करना, इसके फैक्ट जितने भी आते हैं ना उसको आराम से पढ़ लेना। तो सबसे पहले क्या होता है कि विटामिन एक बेरी रोग क्या होता है कि विटामिन B1 की कमी से होता है, और जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, थायमिन। विटामिन ए का जो इसका नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का होता है कैल्सीफ्रॉल। विटामिन ए से क्या होता है, रतौंधी। विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी। और विटामिन डी से क्या होता है, रिकेट्स। इसके लिए हमने एक टेबल लगाई है, टेबल के जरिए समझते हैं, क्योंकि यदि हम इसको लिखने बैठे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, विटामिन ए, इसका नाम क्या होता है, रेटिनॉल। और इससे क्या होता है, रतौंधी। जितने भी आई संबंधी डिसीज मिलेगा ना, आई से रिलेटेड,
तो वो हमारा विटामिन ए की कमी से होंगे। यदि इसके स्रोत याद रख लेना, यदि याद हो जाए तो, बाकी एग्जाम में इसके स्रोत रेयरली पूछे जाते हैं किसी विटामिन के। विटामिन से हमेशा 3 क्वेश्चंस बनते हैं। पहला बनता है उसका रासायनिक नाम, दूसरा बनता है उसकी कमी से होने वाला रोग, और तीसरा क्वेश्चन बनता है उसके स्रोत। जो तीसरा क्वेश्चन है उसके बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम रहती है। जैसे कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थाइमिन, इससे बेरी। विटामिन बी टू का क्या है? राइबोफ्लेविन, इससे क्या होता है? त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना और जीवा का फटना। विटामिन बी थ्री से क्या होता है? विटामिन बी थ्री से का रासायनिक नाम क्या है? निएशन, इसका नाम है पेलिग्रा। इसके अलावा 4D सिंड्रोम इसी से होता है। विटामिन बी फाइव को क्या बोलते हैं? पेंटाथोनिक अम्ल, पेंटाथोनिक एसिड, इससे क्या हो जाती है? बाल सफेद और मंदबुद्धि होना। विटामिन बी सिक्स को क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन, इससे क्या हो जाता है? एनीमिया या फिर त्वचा। विटामिन बी सेवन को क्या बोलते हैं? बायोटीन, इसमें मांसपेशियों, ऐंठन, दर्द, बालों का गिरना। इसमें कम से कम 2 चीज़ 100% इसको याद करने की कोशिश करना। एक तो इसका रासायनिक नाम, और दूसरा इससे कमी से होने वाले रोग। जैसे कि देखते हैं, एक स्लाइड और है, इसमें क्या है? विटामिन बी9, इसको क्या बोलते हैं? फोलिक एसिड। विटामिन बी12, इसको क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामिन। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी को क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई को क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल। विटामिन को क्या क्या बोलते हैं? फिलोक्विनोन। जो विटामिन बी12 है ना, इधर से एक क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो उसका आंसर होता है विटामिन बी12। इसके अलावा विटामिन ई से एक क्वेश्चन बनता है कि किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहते हैं? तो उसको विटामिन ई। इसके अलावा विटामिन बी9 की कमी से एनीमिया, विटामिन बी12 से एनीमिया कमजोरी, विटामिन बी सी से स्कर्वी यानी मसूड़ों का फूलना, विटामिन डी से क्या हो जाता है? रिकेट्स, विटामिन ई का क्या हो जाता है? जनन शक्ति का कम होना, विटामिन के रक्त का थक्का जमाना। और जो विटामिन डी है ना, हमको धूप से मिलती है। तो इस तरह से हमको ये टेबल है ना, इसको 1-2 बार या तो खुद से बनाने का ट्राई करना है, फिर बना लेना, और ज़्यादा ट्रिक के पीछे मत भागना, क्योंकि आजकल ना ट्रिक इतनी ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में दी जाती हैं कि कई बार क्या होता है ना कि हमको ट्रिक को याद करने के लिए ट्रिक बनानी पड़ जाती है। तो हमको ट्रिक के पीछे नहीं भागना है। हाँ, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उधर मैं भी ट्रिक दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हर चीज़ में ट्रिक हो। बस इसको 1-2 बार इसको आंखों के सामने से निकालना है, या फिर एक काम करना है, इसकी टेबल इसको प्रिंट आउट निकाल के ना अपने स्टडी टेबल में लगा लेना। उसको 2-3 बार देखोगे ना तो उससे चीज़ें याद हो जाएंगी। तो चलिए, इधर आज हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। तो जो हमारा चैनल है ना, इसका हमारा गुरुकुल, इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारा नया इनिशिएटिव इसको हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है। इसके अलावा आप लोगों को इस लेक्चर में यदि कोई कमी लग रही हो, इसके अलावा आप लोगों को लग रहा है कि इसमें कुछ चीज़ें ऐड होनी चाहिए, तो उसको आप ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना। उसको हम लोग पढ़ेंगे और उस पर देखते हैं कि उस पर जो भी चीज़ें करने लायक होंगी उसको हम करेंगे। इसके अलावा यदि लेक्चर में कोई भी गलती हो जाती है, वो तो ह्यूमन सेंस है, मतलब बेसिकली कोई ना कोई गलती हो जाती है, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। तो यदि कोई गलती हो जाएगी तो उसको हम लोग क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में उसको पिन करा दिया करेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल को सपोर्ट करें, इसमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें यदि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो। और इसी सीरीज हम लोग इसको कैरी ऑन रखेंगे जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता। इसके अलावा जब तक एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, उसके अलावा हम लोग क्या करेंगे? जैसे सब्जेक्ट वाइज मैराथन रख लेंगे। जैसे कि हिस्ट्री के टॉप 50 या फिर टॉप 100 क्वेश्चन जितने भी बनेंगे, टॉप 100 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के लगा के हम लोग उसकी सीरीज़ चलाएंगे। इसके अलावा मैथ्स की भी सीरीज़ अगले कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। उसमें क्या रहेगा? वो सब्जेक्ट वाइज चलेगी। मैथ की क्या रहेगी? उसमें चैप्टर वाइज रहेगा, और एक चैप्टर में भी 2 या 3 दिन में, जैसी चैप्टर की नीड रहेगी उसके अकॉर्डिंग वो 2 या 3 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि जो आपका सिलेबस है ना, वो पूरी तरह से रिवीजन, मतलब एनटीपीसी के एग्ज़ाम तक हो जाए। तो चलिए, आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस लेक्चर को देखने के लिए, और जो भी कमी लगे उसको कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।